नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 22 जुलाई 2021 गुरुवार और ये मेरा वीडियो है विश्वरूप छोटे गांधी के ऊपर। और दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि उनकी सच छुपानी की आदत वो इस वीडियो में हाईलाइट करूँगा। उन्होंने कोरोना लॉकडाउन के बारे में कितना इंफॉर्मेशन छिपाई, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान क्यों हो गया, क्योंकि एक प्रचार उन्होंने चला दिया कि सिर्फ कोरोना नहीं है यही प्रचार चलाओ, जबकि ज़रूरत थी लॉकडाउन हटाओ मूवमेंट की। पर एक जो मैं एस्टैब्लिश करना चाहता हूं कि सच छिपाने की आदत, और दूसरा जो दूध के झूठे विरोध के पीछे मोटिव क्या था। देखो, एक्टिविज्म में कभी भी कोई आदमी आपको मिले जो कि सच छिपाता हो, इंपॉर्टेंट ट्रूथ, इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हमेशा दूसरे मिनट उसकी मोटिव की एनालिसिस शुरू कर दो। और 99% केस में आपको दिखेगा कि मोटिव गलत ही है। 99 नहीं, 100% केस में कभी भी इंपॉर्टेंट सच छिपाने के लिए कोई अच्छी वजह होती ही नहीं है। जैसे अक्सर मैं इकोनॉमिस्ट को मिलता हूं तो वो एक सच हमेशा छुपाएंगे आपसे कि टाटा के पास एक कोयले की माइन है जिसको वो रॉयल्टी देता है कोयले की, प्रति एकड़ प्रति साल 1 रुपया। ये इंफॉर्मेशन वो कभी आपको नहीं देंगे। गोदरेज के पास अकेले मुंबई में 14 करोड़ स्क्वायर फीट लैंड है और उस पर वो वेल्थ टैक्स देता है न के बराबर। ये इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं देंगे। 4000 एकड़ लैंड है अकेले, करीब 4000 एकड़ लैंड अकेले बॉम्बे में, जिसकी वजह से लैंड का दाम मुंबई में 5 लाख रुपया मीटर, 10 लाख रुपए मीटर से ऊपर है और लाखों लोगों को झोपड़ी में रहना पड़ता है, लाखों को सड़क पे सोना पड़ता है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जिस आदमी को इंफॉर्मेशन छिपाने की आदत है उसका मोटिव कभी अच्छा नहीं होता। तो क्या इंफॉर्मेशन छिपाई, पहला वीडियो मैंने बताया विश्वरूप छोटे गांधी के ऊपर। अब ये कुछ सवाल आए थे उसके ऊपर से दूसरा वीडियो। पहले तो उन्होंने गाय का दूध का विरोध किया, उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उनकी मर्जी। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हर एक आदमी को गाय के दूध या देसी गाय के दूध की सिफारिश करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, पर उनके कुछ वीडियो है, उनके कुछ वीडियो के स्टेटमेंट देख लो। उनके वीडियो का एक स्टेटमेंट है, ये 4 स्टेटमेंट आप पहले देख लो कि कई लोग कहते हैं कि काऊ का दूध कैल्शियम के लिए चाहिए। वियतनाम के लोग दूध नहीं पीते, उन्होंने वियतनाम का एग्जांपल दिया, और वियतनाम में कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत कम है भारत के मुकाबले, ये भी फैक्ट है। ये तीनों बात सच है, लेकिन जो चौथा सेंटेंस है कि उन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि वियतनाम में लोग खूब मीट और फिश खाते हैं, खासकर सी फूड फिश, जिसमें एक जो चीज होती है जैसे प्रॉन है, उसमें एक्सोस्केलेटन होता है, यानी उसका स्केलेटन बाहर होता है। यानी आदमी जब प्रॉन खाता है या उसकी टांग खाता है या जो भी खाता है, तो काफी सारा स्केलेटन का पार्ट उसके खाने में जाएगा, उसमें कैल्शियम मिलता है। तो जो मीट खाता है, जो हड्डियां चबाता है, जाहिर है उसको दूध की जरूरत नहीं है, उसको कैल्शियम इतना मिल जाएगा, दूध से ज्यादा मिल जाएगा। दूध किसके लिए रिकमेंडेड है? जो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन आदमी कहां से सारी चीजें लाए? वो सवाल के लिए हमारे पुरखों ने दूध को स्वीकार किया, और जहां जहां लोगों ने दूध को स्वीकार नहीं किया या नहीं कर पाए क्योंकि उनकी जलवायु इस प्रकार की थी या उन्होंने किया नहीं जानबूझ के, वहां ज्यादा से ज्यादा मीट खाते गए और उसकी वजह ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट के उनको ज्यादा से ज्यादा खेत बनाने पड़े, क्योंकि जितना कैल्शियम और प्रोटीन दूध में मिलता है उतना ही यदि मीट से लेने जाओ तो उसके लिए ज्यादा जमीन चाहिए। जमीन क्यों चाहिए? क्योंकि उतना प्रोटीन या मीट कैल्शियम मीट के थ्रू लेते हैं, तो उस मीट के लिए सुअर रखना पड़ेगा या बकरी रखनी पड़ेगी या गाय रखनी पड़ेगी या भैंस रखनी पड़ेगी, तो उसके चारे के लिए जितनी जमीन चाहिए वो दूध से कहीं ज्यादा हो जाएगी। तो हमारे पुरखों ने देखा कि भाई मीट से ज्यादा एनवायरनमेंट को लॉस जाता है, ज्यादा जंगल काट के खेत में कन्वर्ट करने पड़ते हैं,
और दूध एक कॉम्प्रोमाइज था कि इससे प्रोटीन कैल्शियम मिल जाता है और एनवायरनमेंट पे बर्डन कम आता है। आप सारे कैलकुलेशन कर लो, ये सारे गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा कि दूध में चीज है वो खराब चीज है, लेकिन चीज तो भारत की वैसे भी भारत का प्रोडक्ट नहीं है, वो पश्चिमी प्रोडक्ट है और चीज के नुकसान होते हैं, लेकिन बाकी देसी गाय के घी के कोई नुकसान नहीं है। पर क्वेश्चन ये नहीं है कि उन्होंने उसकी प्रशंसा नहीं किया, विरोध किया। क्वेश्चन ये है कि ये चौथी चीज है, वो उन्होंने मेंशन नहीं की अपनी स्पीच में। मतलब उनको सच छिपाने की आदत है, वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। और यह आदत आगे आगे बढ़ती जाती है। क्वेश्चन है कि जब भी कोई आदमी सच छिपाता है तो हमेशा उसकी मोटिव की एनालिसिस करो कि भाई ये एक वाक्य बोल देते तो क्या जाता, उनका सच ही था ना, 3 सच बोल दे, साथ में चौथा सच भी बोल देते। इसके पीछे पूरा गणित क्या है कि किस तरह के डायटिशियन को मल्टीनेशनल कंपनियां प्रमोट करती है, यह हमें देखना चाहिए कि मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी भारत में किस प्रकार के डायटिशियन चाहती है जो दूध का विरोध करे। क्यों? क्योंकि एक बार आदमी दूध पीना बंद कर देगा तो गाय के प्रति उसकी जो लगाव है, इमोशनल अटैचमेंट है, वो कम हो जाएगा। एक बार गाय के प्रति इमोशनल अटैचमेंट, उसका जो लगाव है, अटैचमेंट है, वो खत्म हो गया, उसके बाद बड़े पैमाने पे देसी गाय की हत्या करो भारत में। और उससे क्या फायदा है कि हिंदू धर्म कमजोर होगा, वो मिशनरी का फायदा हो गया, और खेती कमजोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जमीन की उर्वरता में जितना गाय के गोबर से बेनिफिट होता है, देसी गाय के गोबर से, उतना किसी और गोबर से नहीं होता। ये बात अकेला सिर्फ भारत के लोग नहीं कह रहे। पाकिस्तान में जो पंजाब राज्य है, आप गूगल करना पाकिस्तान पंजाब काउ स्लॉटर बैन, आपको मिलेगा कि वहां पे गाय के स्लॉटर पे बैन कर दिया। और पाकिस्तान को हम जितनी भी गालियां दें, हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उन्होंने अपने देश में जर्सी गाय को नहीं आने दिया। वहां पे जितनी भी गाय मिलेगी आपको देसी गाय मिलेगी, जो कि हजारों साल से भारत में थी। तो पाकिस्तान में जहां पे एक मतलब वो गाय से, कुछ लोग, अधिकतर नहीं, कुछ लोग गाय से सिर्फ इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, और हिंदू धर्म ने गाय को महत्व का स्थान दिया, इसलिए वो कहते हैं गाय काटो। ये अलाउद्दीन खिलजी के से मतलब चला आ रहा है पुराना। लेकिन खिलजी ने भी गौ हत्या को प्रोत्साहन दिया, बाद में उसने बंद किया। क्यों? क्योंकि उसके सैनिकों ने एक तरह का विरोध करना शुरू किया। सिर्फ हिंदू सैनिक नहीं, उसके मुसलमान सैनिकों ने भी विरोध किया कि भाई गाय कटेगी तो हमारी खेती को नुकसान होता है। बाबर ने गौ हत्या को बहुत प्रोत्साहन दिया। बाद में उसी बाबर ने अपने बाबरनामा में क्या लिखा है, जब वो अपने बेटे हुमायूं को कह रहा है कि भारत में शासन करने के ऊपर, कि भारत में कभी भी गौ हत्या मत होने देना। और उसकी वजह से हुमायूं ने भी गौ हत्या पे बैन किया था। अकबर के समय में भी गौ हत्या पर फांसी की सजा थी। और औरंगजेब ने गौ हत्या को प्रमोट करने की कोशिश की, उसने भी आइडिया ड्रॉप कर दिया। और इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि उससे खेती को नुकसान हो रहा था, और खेती को नुकसान होगा तो रेवेन्यू कम हो जाएगी एम्पायर की। तो मल्टीनेशनल कंपनियां है, वो खेती तोड़ना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि देसी गाय का बड़े पैमाने पे हत्या हो। मिशनरियों का अलग एंगल है कि हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा अंग है गाय। हिंदू धर्म मतलब पूरे भारत के हिंदू धर्म का नहीं, हिंदू धर्म बंगाल और जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसमें गाय हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, क्योंकि वहां गाय न इम्पोर्टेंट, वहां की जलवायु इस तरह की है कि वहां गाय रखना बहुत मुश्किल था आज से 200-300 साल पहले। और लेकिन बाकी पूरा भारत है, तटीय इलाके को छोड़ के, थोड़ा सा रेगिस्तान इलाके को छोड़ के, और बहुत ज्यादा पर्वतीय इलाका, पर्वतीय यानी कश्मीर जैसा, जहां पे गाय को रखना बहुत मुश्किल है। बाकी जितना हिंदुस्तान है, हिमाचल प्रदेश से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके बिहार तक, वहां
हिंदू धर्म में गाय की एक बहुत सेंट्रल पोजीशन है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और यदि गाय खत्म हो जाती है तो हिंदू धर्म इस तरह से कमजोर हो गया। और ऊपर से उनको एक ऐसे डाइटिशियन की जरूरत है कि जो हेल्थ के बारे में खूब बोले, लेकिन एफडीआई स्वदेशी मॉरिशस ट्रीटी के बारे में ना बोले, क्योंकि दीक्षित जी का जो स्थान बन गया था भारत में 2010 में, उनकी हत्या से पहले 2007 और 2010 के बीच में कार्यकर्ताओं के बीच में, भारत के बड़ी जनसंख्या के बीच में उनका इतना इंपॉर्टेंट स्थान हो गया था कि यदि लोग उनके वीडियो सुनते तो गाय के महत्व के बारे में भी पता चल जाता, और साथ में एक वीडियो देखा, दूसरा देखा और तीसरा देखा तो उसमें स्वदेशी के बारे में है, मॉरिशस ट्रीटी के खिलाफ है, एफडीआई के खिलाफ है। तो यानी डायटिशियन की स्पेस यदि किसी ने किसी को खड़ा नहीं किया वहां पे, कोई हम शक्ल मतलब नकली हम शक्ल, तो राजीव दीक्षित जी के वीडियो यदि करोड़ों लोग देखने लगते तो उनको भी स्वदेशी के बारे में, मॉरिशस ट्रीटी के बारे में पता चलता, तो मल्टीनेशनल कंपनियों को बहुत नुकसान हो जाता। इसलिए उन्हें एक ऐसे नकली आदमी की जरूरत थी कि जो राजीव दीक्षित जैसा दिखे लेकिन स्वदेशी का कुछ ना हो। और यहां पे विश्वरूप गांधी फिट होते हैं। आप देखो, वो हेल्थ की बात करेंगे, और दूसरे और भी है, जैसे शिवा योद्वाराई है, वो अमेरिका के हैं। अमेरिका के पॉलिटिक्स की बात ज्यादा नहीं करूंगा, मेंशन करूंगा। तो आप देखो कि उनकी बात में हेल्थ के बारे में खूब आएगा, फार्मा कंपनी को खूब गाली देंगे, लेकिन वो कभी भी फेडरल रिजर्व को गाली नहीं देंगे। इसे कंट्रोल्ड ऑपोजिशन कहते हैं, स्पॉन्सर्ड ऑपोजिशन कहते हैं। वो फेडरल जो अमेरिका के धनी के उन्होंने लूटने के लिए ढेर सारी कंपनियां बनाई है, जिसमें से एक फार्मा कंपनी है जिसकी पोल इंटरनेट के कारण खुली। ऐसा नहीं है कि विश्वरूप छोटे गांधी की वजह से खुली या अकेले शिवा योद्वाराई की वजह से खुली। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, हेल्थ में आदमी को एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है, तो दिखने लगा कि भाई सल्फर शुगर से नुकसान हो रहा है, गुड़ से नुकसान कम हो रहा है, तो ये अपने आप इंफॉर्मेशन हजारों लोग इंटरनेट में थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो अब उनको एक ऐसा आदमी चाहिए जो फार्मा कंपनियों को गालियां दे, ताकि उससे लगे कि वो ऑपोजिशन है, पर वो कंट्रोल्ड ऑपोजिशन है। उसका सबूत क्या है कि भाई हेल्थ के ऊपर उन्होंने फार्मा कंपनियों को गालियां दी। मुझे उनका एक वीडियो दिखा दो जहां उन्होंने एफडीआई इन फार्मा या एफडीआई इन हॉस्पिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का विरोध किया हो। मतलब उन्हें मल्टीनेशनल कंपनियों को ऐसा आदमी चाहिए जो ऊपर से सुपरफिशियली एक झूठा राजीव दीक्षित जी जैसा दिखता हो, मतलब हेल्थ की बात करे लेकिन कभी मॉरिशस ट्रीटी का विरोध ना करे, मतलब मॉरिशस ट्रीटी का समर्थक होना चाहिए। तो आप देख लो, विश्वरूप छोटे गांधी के वीडियो में कहीं भी मॉरिशस ट्रीटी का उल्लेख नहीं मिलेगा। जिस ट्रीटी की वजह से आज हमारा जीवन नर्क हो गया, ये जो जबरदस्ती वैक्सीन आया, जबरदस्ती टेस्टिंग हुआ, आरटीपीसीआर, लॉकडाउन हुआ, पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से मतलब 20,000 जान भी नहीं बची, कोरोना के 20,000 डेथ भी कम नहीं हुए, 50,000 डेथ भी कम नहीं हुए, और लॉकडाउन की वजह से 10 लाख और बढ़ गए। वैक्सीन की वजह से कितने मरे या नहीं वो तो डेथ रजिस्ट्री जब पब्लिक होगी तभी पता चलेगा। लेकिन यह बात है कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ उसके बाद डेथ डबल हो गए थे, डबल, मार्च महीने में। तो मॉरिशस ट्रीटी और एफडीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, लेकिन उन्हें एक ऐसा गांधी चाहिए जो कि ऊपर से हेल्थ की बात करता हो, थोड़ा बहुत फार्मा कंपनी को गालियां दे, क्योंकि फार्मा कंपनी इतनी एक्सपोज हो चुकी है कि अब गालियां किसी को तो रखना ही पड़ेगा। और मान लो ये नहीं होते विश्वरूप छोटे गांधी, तो होता क्या कि जितने लोगों ने विश्वरूप छोटे गांधी के वीडियो देखे उन सब ने राजीव दीक्षित जी के वीडियो देखे होते। उसमें भी वैक्सीन का विरोध था, उसमें भी फार्मा कंपनियों के षड्यंत्रों के बारे में था। तो वो तो मतलब इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनके वीडियो के बजाय दीक्षित जी के वीडियो होते हैं, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, प्लस ज्यादा हुआ है। लेकिन दीक्षित जी के वीडियो देखते तो वो गाय के दूध के समर्थक हो जाते। दीक्षित जी के वीडियो में मॉरिशस ट्रीटी का विरोध है, उन्होंने समझाया कि मॉरिशस ट्रीटी से क्यों भारत तबाह हो रहा है और तबाह होगा। ये तो उन्होंने 2008 में बोला था, 2008 में बोला था। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट खास करके फूड यानी मैकडोनाल्ड वगैरह है, खाने की चीजें है, ये मैगी नूडल्स है, फार्मा, हॉस्पिटल्स,
और ऐसा डायटिशियन उनको चाहिए जो WTO का समर्थक हो। तो ये सारे गुण आपको विश्वरूप छोटे गांधी में मिलेंगे। वो WTO के समर्थक है, वो मॉरिशस ट्रीटी के समर्थक है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन फार्मा कंपनी के समर्थक है। और आप वीडियो पॉज कीजिए, उनको एक बार फोन लगाइए या सोशल मीडिया पे 2-4 मैसेज डाल दीजिए उनको या उनके अंधभक्तों को, और उनसे पूछ लीजिए। और मुझसे सबूत मांगने हैं, मेरे पास सारे सबूत है, आप मेरे फेसबुक वॉल पे देख लीजिए। पर उनसे बोलिए कि भाई मुझे उनका आधा वीडियो दिखा दो, आधे मिनट का, जहां उन्होंने WTO को निकालने की बात की हो, जहां उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हटाने की बात की हो, मॉरिशस ट्रीटी को हटाने की। अब मॉरिशस ट्रीटी क्या, मैं संक्षेप में बोल दूं, 2017 के पहले मॉरिशस ट्रीटी का स्वरूप ये था कि गोरा जैसे कि बिल गेट्स है या रॉथस्चाइल्ड है, वो भारत में पैसा लगाता है मॉरिशस के थ्रू, तो उसकी जितनी इनकम होती है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, मतलब थोड़ा बहुत उसको इधर उधर बुक्स करना पड़ेगा, इनकम टैक्स को कैपिटल गेन्स टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि बड़े पैमाने पे करना हो तो कोई भी CA कर सकता है, तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा 0%। जबकि कोई भारतीय भारत में कमाता है पैसा तो उस पर इनकम टैक्स लगता है 25% से लेकर 45% तक। तो कोई गोरा मान लो 100 रुपए की कैपिटल लेके आता है, भारतीय 100 रुपए की कैपिटल लेके आता है, भारतीय को प्रॉफिट हुआ 10 रुपया, 4 रुपया इनकम टैक्स लगा, उसका प्रॉफिट हो गया 6 रुपया, अगले साल कैपिटल कितना हुआ 106। गोरे ने मान लो 9 रुपया 8 रुपया प्रॉफिट किया, पर अगले साल उसका कैपिटल कितना हो गया 108, यानी हर साल उसका कैपिटल बढ़ता जाएगा क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लग रहा, एफिशिएंसी कम हो तो भी, उसकी काबिलियत कम हो तो भी। और एंड में क्या होगा कि उसके पास इतना कैपिटल हो जाएगा कि वो अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना शुरू कर देगा, एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी देगा, तो वो जो देसी है उसके एम्प्लॉय को खींच के ले आएगा, एंड में देसी का धंधा चौपट हो जाएगा। दूसरा भी रीजन है, कुछ लोग बोलते हैं फ्री मार्केट होना चाहिए। भाई फ्री मार्केट में मोरल लेवल फील्ड होता है, गोरे भारतीय और रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड में क्यों मोरल फील्ड नहीं है? क्योंकि रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड बिल गेट्स वगैरह ने इराक का तेल लूट के, लीबिया का तेल लूट के, अफ्रीका को लूट के खरबों डॉलर की कैपिटल इकट्ठी की है। अब उनके पास इतना कैपिटल है, लूट का कैपिटल, कि उसको भारत में आना दिया। तो मान लो कोई भारत का आदमी 100 रुपए में वो चीज बनाता है और 110 में बेच रहा है, और वो चीज यदि रॉकफेलर बनाएगा तो उसको 110 में पड़ेगी, 120 में पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके में एफिशिएंसी ज्यादा है, पर वो उसको बेचेगा 90 रुपए में। क्यों? क्योंकि उसका पास इतना सारा लूट का कैपिटल है, इराक को लूट के लाया, लीबिया को लूट के लाया, पैसा कहां फेंकना है उसको? तो वो पैसा कैसे फेंक रहा है कि भारत में सस्ते में सामान बेचो, अमेज़न जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, उसके थ्रू ये जो कंपनियां हैं उसमें एंड में कैपिटल कहां से आता है? 1, 2, 3 मतलब बहुत सारा उनका नेटवर्क है, लेकिन किसी तरह से वो इराक का लूट का पैसा, लीबिया का लूट का पैसा फनल करके भारत और दूसरे देशों में डालते हैं, फेंकते हैं, ताकि यहाँ पे उनकी ऑन पेपर लागत कम हो जाए और डिस्काउंट देते रहो, और जब भारत का उद्योगपति है, फैक्ट्री का मालिक है, वो खत्म हो जाएगा, तब वही वो 100 रुपए की चीज या 90 रुपए की चीज वो 150 में बेचेगा। जो आप देख रहे हैं अभी कि तेल में जैसे जैसे, खाद्य तेल में जैसे जैसे ओलिगोपोली आती गई, वैसे वैसे दाम बढ़ते गए। ओलिगोपोली कैसे आई? क्योंकि विदेशी कंपनी को फूड ऑयल में घुसने दिया। तो ये सारी चीज, ये सारा खेल सबको दिख रहा था। और विश्वरूप छोटे गांधी ने दीक्षित जी के सारे वीडियो क्यों देखे थे? क्योंकि उनको पता है कि उनको इसकी कॉपी करनी है, एक झूठे दीक्षित जी की इमेज खड़ी करनी है, इसलिए सारे वीडियो देखे थे, स्वदेशी के वीडियो देखे थे, मॉरिशस ट्रीटी के वीडियो देखे थे, FDI के वीडियो देखे थे, और उनको पता था कि FDI के बारे में बोलूंगा तो मेरी स्पॉन्सरशिप खत्म हो जाएगी, इसलिए एक भी वीडियो में FDI के बारे में नहीं है। मैं आपको मॉरिशस ट्रीटी के समर्थक के गुण बता दूं, वो कभी मॉरिशस ट्रीटी का खुल के समर्थन नहीं करेगा, बस वो उसके बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं। भाई दुनिया में भारत के अंदर किसी आदमी की, कितना भी दुष्ट आदमी हो, उसकी ये कहने की हिम्मत होगी कि भाई गोरे पे इनकम टैक्स 0%, भारतीय पे इनकम टैक्स 25%। ये अवेकन इंडिया मूवमेंट .com के वेबसाइट का जो मालिक है वो मॉरिशस ट्रीटी का समर्थक है,
लेकिन कभी भी ये वाक्य उसके मुंह से नहीं निकलेगा कि मैं मॉरिशस ट्रीटी का समर्थक हूं। समर्थक की पहचान क्या है? वो कभी इसके बारे में बोलेगा ही नहीं और कभी इसका विरोध तो करेगा ही नहीं, विरोध तो करना ही नहीं है, पर वो कभी बोलेगा भी नहीं कि भाई देखो ये मॉरिशस ट्रीटी है और मैं इसका समर्थक हूं। जब आपको पूछोगे तो वो ऊटपटांग जवाब देने शुरू करेंगे कि भाई मैं तो फूड के बारे में बोलना चाहता हूं। अरे भाई फूड का टॉपिक, फार्मा का टॉपिक अब तो दिख रहा है ना। पहले तो ये लोग ये बोल के छटक जाते थे कि भाई मेरा मुद्दा हेल्थ है, अब तो दिख रहा है ना कि हेल्थ का मुद्दा है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड है। रॉकफेलर हमारी छाती पे मूंग दल रहा है, अभी भी बोल रहे हैं कि क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मुद्दा हेल्थ से कनेक्टेड नहीं है, पॉलिटिक्स का मुद्दा हेल्थ से कनेक्टेड नहीं है। ये बात बोल के निकल जाएंगे कि भाई मुझे पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। किसी ने पूछा कि भाई आप मुख्यमंत्री का विरोध क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो फोर्स वैक्सीनेशन कर रहा है, तो कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। अरे भाई मुद्दा ही पॉलिटिक्स का है, पॉलिटिक्स आपके घर में घुस आया है और आप बोलते हो कि आपको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। तो ये सारी झूठी आर्ग्यूमेंट है। और एक अवेकन ने तो मुझे बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट दी कि भाई मॉरिशस गोरा आता है तो 0% इनकम टैक्स, भारतीय पे 25% इनकम टैक्स, तो तुम क्यों समर्थन करते हो इसको? तो उसने बोला इनकम टैक्स होना ही नहीं चाहिए। मतलब कितनी महान बात कर दी, मतलब इनकम टैक्स होना ही नहीं चाहिए। ठीक है कि टाटा को 1 रुपया रॉयल्टी मिल रही है, क्यों तुम इसको समर्थन करते हो कि रॉयल्टी होनी ही नहीं चाहिए। मतलब वो एक ऐसी जगह पे खींच के ले जाएंगे जिसको एक कहते हैं कि भाई तुम सुअर के साथ कुश्ती करोगे तो तुमको कीचड़ में जाना पड़ेगा और तुम गंदे हो जाओगे, सुअर को तो मजा आ रहा है। तो पूरा प्लेन ही बदल दिया उसने कि इनकम टैक्स ही नहीं होना चाहिए। भाई बात इनकम टैक्स होना नहीं चाहिए उसकी नहीं कर रहा, बात यह है कि लेवल फील्ड नहीं है। तुमको यदि इनकम टैक्स नहीं चाहिए तो चुनाव में खड़े रहो, एजेंडा रखो कि इनकम टैक्स बंद कर दूंगा। कितने वोट आएंगे नहीं आएंगे उस समय नहीं, मेरे भी कोई ज्यादा वोट नहीं आ रहे, हमारे भी 40,000 वोट ही आए थे, 14 लोग जो चुनाव लड़े थे। मैं कोई इससे मूल्यांकन नहीं करता, जिसको करना है करे, पर कम से कम तुम अपना एजेंडा फेसबुक के बाहर तो ला नहीं रहे, अपना एजेंडा यूट्यूब के बाहर तो लाओ। तो ये क्या है कि उनको मॉरिशस ट्रीटी के समर्थक थे, समर्थन छिपाना था। और जब एक्सपोज हो गया कि वो मॉरिशस ट्रीटी के समर्थक है, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के समर्थक है, तो वो उठपटांग बात करने लगे कि इनकम टैक्स होना ही नहीं चाहिए, फॉरेन मतलब इन्वेस्टमेंट विदाउट बॉर्डर, कि किसी भी आदमी को कहीं भी इन्वेस्ट करने की छूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, दुनिया में बॉर्डर है। तुम अमेरिका के अंदर मीडिया कंपनी खोलोगे, वहां इतने सारे उठपटांग कानून बना दिए हैं, ये डिस्क्लोजर वो डिस्क्लोजर, कि 1 महीने के अंदर मीडिया कंपनी बंद हो जाएगी। दुनिया का कोई देश, खास करके अमेरिका है, ब्रिटेन है, वो मीडिया कंपनी को अलाउ नहीं कर रहा दूसरे देश की। तो ये जो पूरा भारत में अभी जो झूठा भय खड़ा हुआ, फिर जो अमृत की झूठी लालच दी गई कि अमृत ले लो अमर हो जाओगे, और वो अमृत आने के बाद मृत्यु दर डबल हो गया, वो पूरा मीडिया से हुआ। और मीडिया से, सिर्फ मीडिया से नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन मीडिया की वजह से हुआ। और मॉरिशस ट्रीटी ने उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और तगड़ा कर दिया। और ये भाई साहब विश्वरूप छोटे गांधी मॉरिशस ट्रीटी को समर्थन करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन मीडिया को समर्थन करते हैं। अब कुछ लोगों ने मुझे यह कुतर्क दिया कि उन्होंने गाय के दूध का विरोध नहीं किया था, दूध का विरोध किया था, इसलिए मैंने उनकी ये वीडियो में से एक स्नैपशॉट लिया है। उनकी वीडियो में है, उन्होंने बोला है काऊ मिल्क मत पीना, नट मिल्क पीना। मतलब नट मिल्क क्या है? नट मिल्क मतलब उन्होंने कुछ बोला कि बादाम है, काजू है, उसको क्रश करके पानी में मिला के, भाई किसी ने बादाम काजू का विरोध नहीं किया, पर वो मिल्क नहीं है, किसी भी एंगल से मिल्क नहीं है। काऊ मिल्क, देसी काऊ, ऑर्गेनिक मिल्क के फायदे किस तरह से हैं? देखो, एक होता है कंटेंट बेस्ड, न्यूट्रिएंट बेस्ड एनालिसिस, इंग्रेडिएंट बेस्ड, कि इसमें आप देखो कि इसमें ये है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, पर वो कभी क्यों आप खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि दूध में 1000 चीजें हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसका रोल अभी तक साइंस समझ ही नहीं पाया, जो हमारे बॉडी में 6 किलो, एक साधारण आदमी का वजन होता है 60, 70, 80 किलो, उसके शरीर में 6 से 8 किलो बैक्टीरिया होते हैं।
जिसमें उसका डीएनए नहीं है। उसे अब हमारा मेरे शरीर में जो बैक्टीरिया है उसमें मेरा डीएनए नहीं है, बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, मित्र जीव कहते हैं उसको। और वो बैक्टीरिया शरीर में बहुत माइक्रोग्राम नैनोग्राम लेवल का केमिकल सिक्रीट करते हैं और उससे बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होती है। तो जो मित्र जीव, जो मित्र बैक्टीरिया हमारे शरीर में केमिकल, उससे पॉजिटिव। तो अब कहीं जाके लोगों ने देखा कि गट बैक्टीरिया, कि हमारे स्टमक में कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि डाइजेशन का काम वो बैक्टीरिया के बिना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे ब्लड में, बोन में, हर जगह बैक्टीरिया है और दूध में भी बैक्टीरिया है। तो संभव है कि दूध में जो बैक्टीरिया है मित्र जीव, वो उसकी वजह से हमको फायदा हो रहा है। तो कंटेंट बेस्ड एनालिसिस है वो किसी चीज की करनी नामुमकिन है। तो मैं किस एनालिसिस में विश्वास रखता हूं कि भाई पूरे आप जिस शहर में रहते हो वहां से 1000 ग्वाले ले लो जिनके घर पे गाय हो, ऐसे ग्वाले, और बाकी 10,000 अपर मिडिल क्लास के, कुछ जो भी मिडिल क्लास के लोग ले लो। अब उन 10,000 में से 500 आदमी जिनकी सबसे अच्छी हेल्थ है, और वो जो 1000 ग्वाले उनमें से 500 आदमी जिनकी सबसे अच्छी हेल्थ है। तो आप इसकी हेल्थ को कंपेयर करोगे तो आप अपने ऑब्जर्वेशन को देखोगे। जैसे कि मैं जैसे कि मान लो मैं पत्रिकाएं पढ़ता हूं, तो जैसे मैं किसी ग्वालों के एरिया में जाता हूं तो दिखता है वहां पे कि लोगों की हेल्थ अच्छी है। मतलब वृद्ध आदमी भी होते हैं, मतलब एकदम फिजिकली फिट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ओबीज नहीं होते, मोटापा नहीं होता, फिट होते हैं, चश्मा कम होता है, काम करते हैं, मेहनत करते हैं और चेहरे से दिख रहा है। और उनकी एवरेज एज भी आप पूछो तो आपको दिखेगा कि जो ग्वालों में जो एज है वो ज्यादा है। और वो उनको देखो, वो ऐसा नहीं है कि उनका साफ कहना है कि भाई हम अपने लिए जो गाय का दूध बनाते हैं वो मार्केट में बेचने को तैयार है, लेकिन उसकी कॉस्ट आएगी 120 रुपया लीटर। अब मार्केट में यदि 60 रुपया लीटर जैसा भी दूध मिलता हो, खटिया दूध या जो भी दूध मिलता हो, तो हमारा दूध कोई खरीदने नहीं वाला। तो या तो हम भी ऐसा ही दूध बेचे या तो हम दूध ना, तो हम भाई वही करते हैं, हम भैंस का दूध बेचते हैं मार्केट में, क्योंकि हमको जो दूध हम पीते हैं वो हम पीते हैं, वो हम 1000 लोगों को पिलाने को तैयार है, हमारा क्या जाता है। पर वो दूध की लागत 100 रुपए आएगी या 110 आएगी और हमको 120 में बेचना पड़ेगा। और सामने वाले यदि खरीदने को तैयार नहीं है तो हम क्या करें। और सामने वाले को भरोसे का प्रॉब्लम होता है कि अच्छा ये सचमुच देसी गाय का ऑर्गेनिक दूध है, चलो मैं 150 में देने को तैयार, 150 रुपया लीटर देने को तैयार हूं, लेकिन क्या पता ऑर्गेनिक है या भैंस के दूध में सिर्फ थोड़ी बहुत हल्दी मिला दी है। तो वो ट्रस्ट का प्रॉब्लम है, वो सिर्फ कानून से दूर हो सकता है, तो वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। पर यदि कोई एनालाइज करना चाहता है कि गाय के दूध से सचमुच फायदा होता है या नहीं, देसी गाय के शुद्ध दूध से जिसमें ऑक्सीटोनिन न मिलाया हो, फॉर्मेलिन न मिलाया, प्रिजर्वेटिव न मिलाया हो, तो मैं आपको कहूंगा कि आप भारत में ग्वालों की हेल्थ दूसरे लोगों से कंपेयर कर लो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ग्वालों की हेल्थ है वो काफी अच्छी है, और उसका यही कारण है। तो अब दूसरा टॉपिक की कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई दूध का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि मिलावट बहुत हो रही है आजकल दूध में प्रिजर्वेटिव बहुत मिलाए जाते हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है, कहीं कहीं पे उससे बैक्टीरिया निकाल लिए जाते हैं, और दूध में से बैक्टीरिया निकाल लोगे तो उसके फायदे कम हो जाएंगे, क्योंकि काफी लोगों का मानना है कि भाई वो बैक्टीरिया ही तो आपको फायदे पहुंचा रहा है। फिर गाय को ऑक्सीटोनिन का इंजेक्शन दिया जा रहा है, फिर गाय को एंटीबायोटिक ढेर सारे दिलाए जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे कानून बदलने की जरूरत है। मतलब आप कानून, मान लो कानून बदल, आपने दूध में ये प्रॉब्लम है, कानून की वजह से बुरे का दूध छोड़ दिया, कल क्या सब्जी भी खाना छोड़ दोगे। एक वीडियो आज ही मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि एकदम मुरझाई हुई हरी सब्जियां जैसे धनिया है या पालक है या पुदीना है, हरी पत्ती वाली सब्जियां जो कि बिल्कुल मुरझा गई है, उसके ऊपर कोई केमिकल डाला और 15-20 मिनट के अंदर वो एकदम फ्रेश दिखने लगी। मतलब वो जो केमिकल है वो क्या करता है कि पत्ते के अंदर जो कैपिलरीज होती है उसको स्वेल कर देता है। तो स्वेल कर देता है, उससे पत्ते हैं वो जो कर्मा के एकदम सिकुड़ गए हैं, एकदम वो फैल जाएंगे, और फैल जाने के बाद उसमें पानी छिड़को तो वो फ्रेश दिखेंगे। इसी तरह से नारियल को आजकल सल्फर से पकाया जाता है थोड़ा बहुत, और फ्रूट में तो पता ही है कितने सारे पेस्टिसाइड वगैरह आते हैं।
तो यदि उनका मकसद ये था कि भाई दूध में आजकल, तो उनका मकसद ये था कि दूध में मिलावट ज्यादा रही इसलिए लोग ना पिए, तो साफ साफ बोलना चाहिए कि भाई यदि शुद्ध ऑर्गेनिक देसी गाय का मिल्क है, दूध है, तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन मार्केट में जो दूध बोलता है उसमें मिलावट होती है, तो पूरा टॉपिक है वो कानून की साइड पे चला जाता। और दूसरी बात जो कि अधिकतर डाइटिशियन छिपाएंगे, मैं जो एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ सच छिपाने के बाद, कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे इम्यूनिटी बढ़ानी है या मेरी हेल्थ बढ़ानी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ठीक है, मौसम्बी का जूस बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज है, नारियल का पानी भी अच्छी चीज है, काजू बादाम खजूर भी अच्छी चीज है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हफ्ते में 4 बार 20 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करना कि आप सर से पांव तक पसीने में भीग जाओ। जो बॉडी से पसीना निकलता है एक्सरसाइज के टाइम, धूप में खड़े होने से नहीं, धूप में खड़े होने से अलग फायदे, वो मैं सेकंड टॉपिक पे आता हूं। जितना बेनिफिट आपको एक्सरसाइज से मिलेगा उतना बेनिफिट दुनिया के किसी खाने से नहीं मिलने वाला। अमृत पी लो तो भी, मतलब जितने बॉडी में टॉक्सिन होते हैं, जो थोड़े हार्मोन्स होते हैं जिसकी कभी कभी थोड़ी नेगेटिव इफेक्ट आती है, जो कि हाई बीपी बढ़ा देते हैं, डायबिटीज बढ़ा देते हैं, वो सारे हार्मोन है वो कंज्यूम हो जाते हैं। तो हफ्ते में 3 या 4 दिन ऐसी एक्सरसाइज करना जिसमें सर से पांव तक पसीने से भीग जाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है, हफ्ते में 2 या 3 दिन 20 मिनट धूप में खड़े रहना, फ्रंट साइड 10 मिनट और फिर बैक साइड 10 मिनट, और उससे विटामिन डी बनेगा। और विटामिन डी से सिर्फ बॉडी हेल्थ में नहीं, माइंड की हेल्थ में भी फायदे होते हैं। जो पूरा ब्रेन का जो पूरे कॉग्निटिव प्रोसेस है उसमें भी विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखोगे कि अधिकतर डाइटिशियन आपको एक्सरसाइज के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, आदमी को एक्सरसाइज करनी नहीं होती आजकल। उनको ऐसी चीज चाहिए कि ये खा लो अमर हो जाओगे, वो खा लो अमर हो जाओगे। तो ऐसी चीजें जो कि सुनने में कड़वी लगे वो बोलोगे तो तुम अपने कस्टमर गंवाओगे, भले कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, कितनी भी यूजफुल हो। तो वो एक्सरसाइज की सलाह कम देते हैं, ये खाओ वो खाओ, ये खाओ इधर खाओ, मतलब वही सलाह देते रहेंगे पूरे दिन। दूसरा जो मैंने बोला 20 मिनट धूप, उसके बाद हफ्ते में 1 नारियल पानी, यदि बीमार हो तो ज्यादा, यदि आपको बीमारी है, ऑलरेडी बीमारी है, तो दिन में 2, लेकिन वरना हफ्ते में 1 या 2 नारियल पानी बहुत हो गया। और कोपरा नहीं खाना चाहिए, यदि वो ब्राउन नारियल पानी लेते हो, कोपरे में बहुत ज्यादा ऑयल होता है, बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। यदि आप मेहनत कर रहे हो तो ठीक है, यदि मेहनत नहीं कर रहे तो नहीं खाना चाहिए। इसलिए जो प्रथा थी बहुत सारे शैव लोगों में कि मंदिर में जाते थे, नारियल का पानी पीते थे और जो कोपरा थे वो भगवान को चढ़ा देते थे। और मंदिर क्या करते थे, वो बच्चों में बांट देते थे, गरीबों में बांट देते थे, थोड़ा बहुत मिठाई की दुकान में बेच देते थे। तो वो एक बैलेंस था कि अमीर आदमी है वो ब्राउन कोपरा, जो ब्राउन नारियल है उसका पानी पिए, उसके लिए सिर्फ पानी अच्छा, कोपरा उसके लिए अच्छा नहीं है, सफेद मलाई जो मोटी मलाई होती है। और फिर ये दिन में सुबह 1 नींबू का पानी पीना, 1 से ज्यादा पी सकते हो पर हड्डियां दुखने लगेगी, आप ट्राई करके देखना, उसमें कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं होने वाला। आप यदि 1 हफ्ते दिन में 2 नींबू का पानी पियोगे, 3-4 दिन में आपको बोन्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा। 1 नींबू पे आ जाओ, फिर से वो दर्द चला जाएगा। तो सुबह यदि 1 नींबू का पानी पी लेते हो वो भी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, वो काफी है। उससे ज्यादा पीएचडी लेवल पे जाओगे तो कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, उसके बाद एक्सरसाइज ही है। ये 3-4 चीजें जो मैंने बताई, उससे ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो 20 मिनट धूप, उससे ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो 20 मिनट एक्सरसाइज। हो क्या रहा है कि आजकल लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उसकी वजह ढेर सारे प्रॉब्लम आ गए। और वो सोचते हैं कि डायटिशियन पे जाने से ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, नहीं होने वाली भाई। यदि आपके जीवन में एक्सरसाइज खत्म हो गई है तो दुनिया का कोई डायटिशियन आपकी हेल्थ नहीं सुधार पाएगा, और ये फर्जी लोग घुस जाते हैं इसमें। फिर दूसरा, इन्होंने जो चीनी के बारे में बोला वो भी फ्रॉड है। आप राजीव दीक्षित जी के वीडियो देख लीजिए, उन्होंने कहा चीनी नहीं खानी चाहिए, पर थोड़ी मात्रा में गुड़ खाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे गांधी की वीडियो में दिखा दीजिए जहां उन्होंने कहीं भी बोला हो कि थोड़ी मात्रा में गुड़ खाना चाहिए। क्यों नहीं बोला, उसके पीछे एक लंबा कारण है शुगर लॉबी का, कि शुगर लॉबी चाहती ही नहीं है कि लोगों के गुड़ के बेनिफिट का पता चले। मतलब आप देख रहे हैं कि ये कितना कंट्रोल्ड ऑपोजिशन है, कितना स्पॉन्सर्ड ऑपोजिशन है।
यदि सचमुच आदमी आपके हेल्थ के बारे में बोलना चाहता है तो वो आपको कहेगा कि चीनी मत खाओ, प्रोसेस शुगर मत खाओ, लेकिन यदि थोड़ी मात्रा में गुड़ खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ऊपर से हेल्थ के लिए अच्छा है। यहाँ तक को कभी कभी डायबिटीज के मरीज को कुछ वैद्य कहते हैं कि रात को सोने से पहले 10 ग्राम 20 ग्राम गुड़ है या छोटा सा मुंह में रखो और धीरे 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 उसको जब मुंह में वो धुल जाएगा तो वो डायबिटीज के पेशेंट को काफी बेनिफिट करता है। खाना खाने के 1-2 घंटे बाद थोड़ा सा गुड़ मुंह में रखना है और फिर धीरे धीरे उसको पिघलने देना है। तो अब मैंने तो इनके इतने वीडियो देखे नहीं है, पर मैं दावे से बोल सकता हूं कि उन्होंने चीनी की बुराई तो की होगी, करनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने अपने वीडियो में कहीं नहीं बोला होगा कि थोड़ा सा गुड़ खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शुगर लॉबी है वो नहीं चाहती कि लोगों को गुड़ के बेनिफिट का पता चले। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये कंट्रोल्ड अपोजिशन है। दीक्षित जी होने का नाटक करना, दीक्षित जी के नाम पे इंस्टीट्यूट बनाना, जबकि दीक्षित जी का मुख्य एजेंडा स्वदेशी था भाई, विदेशियों को भगाने का उनका मुख्य एजेंडा था। वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के विरोधी थे, एफडीआई के विरोधी थे, मॉरिशस ट्रीटी के विरोधी थे। ये भाई साहब है वो मॉरिशस ट्रीटी के समर्थक है, उनको पूछ लो फोन करके, अभी ईमेल भेज के पूछ लो, उनको बोलो पब्लिक में, जो उनको पब्लिकली पूछना, जो ईमेल मत भेजना, सॉरी, जो भी क्वेश्चन पूछना है पब्लिकली पूछना, उनके फेसबुक पेज पे जाके, ट्विटर पेज पे जाके और उनसे पब्लिकली जवाब मांग लेना। और अब मैंने बोला है तो कुछ बोलना पड़ेगा उनको, पर अब तक तो वो चुप थे ना, उससे क्या लगता है। और इससे साफ पता लगता है कि ये कंट्रोल्ड अपोजिशन है, स्पॉन्सर्ड अपोजिशन है, सिर्फ एमएनसी के विरोधी होने का दावा कर रहे हैं, वो एमएनसी के समर्थक है, लेकिन फार्मा कंपनियां इतनी एक्सपोज हो चुकी है कि वो अब मरने ही वाली है, सबकी सब उनका धंधा टूटने ही वाला है, मतलब मुर्दे को मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो मुर्दे को मार के बस ना स्थापित करके बाकी सारे मुद्दों को ढक दिया, मॉरिशस ट्रीटी को ढक दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन मीडिया, जिसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन फार्मा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। देखो जो भय खड़ा किया मार्च 2020 से लेकर अब तक, वो मीडिया ने खड़ा किया था। फार्मा कंपनी ने उस भय का फायदा उठाया, पर भय किसने खड़ा किया? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मीडिया कंपनी ने। तो वो प्रॉब्लम क्यों हुई? वो एफडीआई इन मीडिया की वजह से और शायद ईवीएम की वजह से हुई, पर वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। ये बात भी है कि ये ईवीएम के समर्थक है, वीवीपैट के समर्थक है, पर वो उसमें क्या बोल सकते हैं कि भाई मेरे को नहीं लगता वीवीपैट में धांधली हो रही है। अब वो तो पर्सनल ओपिनियन हो गया, मैं बोलता हूँ वीवीपैट में धांधली संभव है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर एक को मानना चाहिए। पर यह बात भी है कि वो पब्लिक को बताते नहीं है कि वो ईवीएम के समर्थक है। वो ईवीएम के समर्थक है, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर पब्लिक को बता दो ना कि आप ईवीएम के समर्थक हो। शर्मा किस रहे हो? इतना सब बोल रहे हो तो इतनी एक वाक्य बोलने में क्या शर्म आती है आपको? तो ये जो आदमी सच छिपाता है वो कंट्रोल्ड अपोजिशन होता है। फिर वो शिवाय युदुराई हो या ये विश्वरूप छोटे गांधी हो या अवेकन इंडिया मूवमेंट.com के मालिक हो, वेबसाइट के मालिक हो। और आप यदि भारत को बचाना चाहते हो तो कंट्रोल्ड अपोजिशन को एक्सपोज करो। कंट्रोल अपोजिशन को एक्सपोज नहीं, दूसरे लोगों को इंफॉर्मेशन दो कि ये कंट्रोल अपोजिशन है, और ऑल्टरनेटिव खड़ा करने के लिए प्रयत्न शुरू करो। वरना आप इन लोगों का समर्थन इस पॉइंट पे दोगे कि आज ये थोड़ा सा तो अच्छा काम करे ना, अरे भाई क्या अच्छा। ये वीडियो आदमी देखेंगे कि काउ मिल्क मत पियो, नट मिल्क पियो, 1000 आदमी देखेंगे, 10 आदमी ने काउ मिल्क पीना छोड़ दिया, 10 गाय कट जाएगी। भाई आप गाय कटवाने का धंधा कर रहे हो यहाँ पे। इसके जितने ज्यादा वीडियो प्रमोट होंगे, 1000 लोगों को ये वीडियो दिखाया और उसमें से मान लो 50 आदमी ने गाय का दूध पीना छोड़ दिया, तो 10 गाय कटेगी आज की तारीख में। और सवाल सिर्फ गाय कटने का ही नहीं है, हिंदू धर्म भी कमजोर होगा, खेती भी कमजोर होगी, और फायदा किसको होगा? क्या हेल्थ सुधरने वाली है? हेल्थ नहीं सुधरने वाली, फायदा होगा मिशनरी को और मल्टीनेशनल कंपनी को। तो जो सच बताया, मैंने इतना ही बताया कि देखो उन्होंने ये स्टेटमेंट छिपाया, वो फैक्ट है। तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना वीडियो बनाओ, मेरा वीडियो लाइक शेयर करने की जरूरत नहीं है, मेरा वीडियो लाइक शेयर करने की जरूरत नहीं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारे प्रिंट आउट ले लो, आप अपना वीडियो बनाओ जिसमें आपका चेहरा हो, आपकी आवाज हो, आपका नाम हो, और जिसमें आप बता रहे हो कि भाई छोटे गांधी ने ये 3 वाक्य बोले, ये चौथा वाक्य नहीं बोला,
और आपका जो भी ओपिनियन है, चौथा वाक्य क्यों नहीं बोला, आपको ये कारण ठीक नहीं लगते तो आपके कारण डाल दो उस वीडियो में और लोगों को बता दो कि ये छोटे गांधी का असली चेहरा है। धन्यवाद।